बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान का प्रोग्राम चलता फिरता माइक्रोफोन। आप लोग हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से बखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मज़ाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं, जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं और ख़ास तौर पर जितनी भी इंतज़ामी शख्सियात होती हैं उनके दफातर में जाकर बराह रास्त बसा औक़ात ये प्रोग्राम नशर किया जाता है, बाज़ औक़ात ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप तक नशर किया जाता है। मैं आपका मेज़बान सिप्तान बलोच वक्त ज़ाया किए बगैर आज की मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके डिपार्टमेंट में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर नज़र हुसैन साहब जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, हेड ऑफ़ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू सर जी, पहले तो ये बताइएगा कि सरगोदा में ये डिपार्टमेंट कब से बना और इसका फिर बाद में हम बात करेंगे इसका मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिप्तान बलोच साहब का कि मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी। ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्टेशन डायरेक्टर जो हैं हमारे मतलब गुलाम बाज साहब कि उन्होंने ये हमारे लिए एक प्रोग्राम और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस आम मौजू पे आप लोगों से बात कर सकूं। फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है ये इसकी इब्तिदा तो मतलब जो हमारे MS साहब थे डॉक्टर हफीज़ साहब, उन्होंने 1992 में फ़िज़ियोथेरेपी के लिए कोशिश की यहाँ पे डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए। उस ज़माने में उन्होंने वहाँ पे परचेजिंग भी की, सेंटर परचेजिंग हुई लाहौर से, वहाँ से कुछ सामान आ गया यहाँ पे 1992 में जी, यानी आज से तकरीबन 30 साल पहले। ठीक। उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की एक सीट भी क्रिएट होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों तक यहाँ पे कोई फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी नहीं आया और वो डिपार्टमेंट भी ओपन ना हो सका। उसी ज़माने में यहाँ पे एक बिल्डिंग भी जो है वो बिल्ड कर ली गई फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए। हमारे जो बैक साइड पे है पुरानी बिल्डिंग में मार्चरी है, तो उसके सामने बिल्कुल एक ये 1992 में ही 1992 में जी, ठीक। यानी मैं आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ कि ठीक। यहाँ पे कितना पुराना ये शोबा है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से और कुछ जो था कुछ लोगों की एफ़र्ट, क्योंकि वो सिंगल हैंडेड मेरे ख्याल में एफ़र्ट थी उनकी। जी, जी, डॉक्टर हफीज़ साहब के अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए हैं जी। उसके बाद हुआ ये कि वो बिल्डिंग जो थी वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के यूज़ में आनी शुरू होगी। अल्टीमेटली वो जो थी वो पुलिस चौकी बन गई। अच्छा। पुलिस वाले वहाँ पे उन्होंने वो रेस्ट करना शुरू कर दिया और वहाँ पे उन्होंने अपने यूज़ में ले आए। 2001 में के दिसंबर में जब मैं यहाँ पे आया DHQ टीचिंग हॉस्पिटल, उस वक्त तो ये DHQ हॉस्पिटल था, तो यहाँ पे MS थे मज़हर रशीद साहब, डॉक्टर मज़हर रशीद साहब। उनसे मैंने मिला, उनको बताया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और यह है कि इससे कितने लोगों को बेनिफिट हो सकता है। यहाँ मैं थोड़ा सा अपना भी बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे 1997 में सरगोदा में मैं आया था और उस वक़्त मैं जो था वो पायनियर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट था, पहला फ़िज़ियोथेरेपिस्ट था जो लाहौर से सरगोदा में आया था 1997 में, आज से 25 साल पहले। तो उस ज़माने में तो बिल्कुल लोगों को इस फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में अवेयर नहीं था। इवन हेल्थ जो प्रोफेशनल थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि ये फ़िज़ियोथेरेपी क्या है और ये किस तरह के पेशेंट हमने फ़िज़ियोथेरेपी के लिए भेजने हैं। तो वो फिर उस ज़माने में वर्क किया हमने, मुख्तलिफ जो जनरल प्रैक्टिशनर थे उनसे मिले, डॉक्टर से मिले, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उनको ब्रीफिंग्स दी, उनको ब्रीफिंग्स दी, उनको बताया कि ये फ़िज़ियोथेरेपी क्या चीज़ है और इसमें कितना बेनिफिट्स हो सकता है पेशेंट को। जी, ठीक। तो खैर मैं उसी टॉपिक पे दोबारा आता हूँ। तो 2002 में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे, क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। तो मलक अमजद नून साहब थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाज़म, उनसे मुलाकात की, उनके साथ उनको थोड़ा सा ब्रीफ़ किया है, इस शोबे की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया। तो वो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप लोग एफ़र्ट करें तो हम इसमें थोड़ा सा आपके साथ कोऑपरेट भी करते हैं और इसमें जो भी आपको मदद की ज़रूरत होगी, जो हेल्प की ज़रूरत होगी, हम वो आपकी हेल्प भी करेंगे। तो 2002 में यहाँ पे आर्थोपेडिक सर्जन थे हमारे इफ्तिखार हनीफ़ साहब, डॉक्टर इफ्तिखार हनीफ़ साहब आजकल मलेशिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर इफ्तिखार हनीफ़ साहब आर्थोपेडिक सर्जन थे, हमारे MS थे डॉक्टर मज़हर रशीद साहब और मैं एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट था। मुझे उन्होंने कहा कि
हमारे पास तो ये है कि अभी सीट को हम इसको अनाउंस नहीं कर सकते, ना आपको हम भी रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है कि अभी बजट नहीं है सीट का आया हुआ। जी जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप डिपार्टमेंट ओपन करें तो मैं अपनी सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को दूंगा। बहुत बड़ी बात। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, आप फ्री ऑफ कास्ट तो देंगे लेकिन आपने रेगुलर आना। मैंने कहा ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, आप डिपार्टमेंट ओपन करें, मैं 8 से 2 रेगुलर सर्विसेज दूंगा, और जब तक ये सीट अनाउंस नहीं होती या दूसरा बंदा नहीं आ जाता तो मैं यहाँ पे सर्विसेज दूंगा। तो वो 2002 के में जनवरी में हमने इस डिपार्टमेंट को ओपन किया। ठीक। यहाँ पे मशीनें जो थी वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पड़ी थी। मसलन एक शार्टवेयर डायरेक्टरी में मशीन होती है, वो एक्सरे डिपार्टमेंट में पड़ी थी, कुछ स्टोर में पड़ी थी। हमने उन मशीनों को निकलवाया, वहाँ से इंस्टॉल किया। तो उस 2002 से ऑनवर्ड यानी तकरीबन 20 साल से ये शोबा जो है ये वर्किंग में है। उसके बाद जो है कि मैंने 2 या 3 साल में रकम 2005 तक मैं यहाँ पे रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अब्राड चला गया था, एलेंजे मेडिकल यूनिवर्सिटी मलेशिया में, वहाँ पे टीचिंग से मुंसलिक हो गया पेनांग में। तो 2009 में मैं वापस आके फिर मैंने एज़ हेड ऑफ़ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इसको ज्वाइन किया, और इस बात को अब 13 साल हो गए हैं। तो सरगोदा के लोगों की मोहब्बत है कि यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। बड़ी बात है। और ये प्रोग्राम यकीनन जो हम इस वक्त रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बाद में नशर भी होगा, तो ये बड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं जो कि शायद सरगोदा के लिए, और ये खासा रहेंगी जब तक जहाँ तक सारे डॉक्टर्स ये सारी चीज़ें इसको देखेंगे। अच्छा सत्यान खान साहब, इसमें बल्कि मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि जो अंजुमन ताजरान थे यहाँ पे सरगोदा वाले, जी जी, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा तावन किया। उस वक्त हमारे पास फर्नीचर वगैरह भी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने कंट्रीब्यूट भी की हमारे पास फर्नीचर वगैरह के लिए भी, और कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा था उसको भी कंप्लीट कराने में। ठीक, यानी कि सबका रोल रहा उसमें, पॉलिटिशियंस थे, और ख़ासतौर पर आपकी जो इसमें खिदमत थी कि वॉलंटियरली आपने कहा कि मैं अपनी सर्विसेज दूंगा। मैं 3 साल तक सर्विस। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे नाज़रीन और जो सामीन बाद में इसकी रेडियो रिपोर्ट भी सुनेंगे उनके लिए। अच्छा सर, अब आते हैं हम जो कि एक स्पेसिफिक आपका डिपार्टमेंट है फिजियोथेरापिस्ट की, और फिजियोथेरापी क्या होता है थोड़ा सा हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को बताइए। हाँ जी, एक तो ये है कि अभी जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोगों को तो वैसे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के बारे में पता होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो है हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, हमारी बच्ची हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको अभी तक ये थोड़ा सा अवेयरनेस थोड़ी सी कम है कि फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट क्या है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में क्या होता है, और इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, और कुछ ना कुछ उनकी कुछ मिथ भी होंगे, कुछ गलतफहमियाँ भी होंगी इसके बारे में, कुछ फेयर भी होंगे, खौफ भी होंगे कि वहाँ जाने से हमें ये नुकसानात पहुँच सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा फिज़िकल थेरापी से या फिजियोथेरेपी से। ठीक है। पहले तो ये है कि ये 2 दुनिया में नॉमेनक्लेचर चल रहे हैं, एक है फिजियोथेरेपी और एक है फिज़िकल थेरापी। ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ में ये फिजियोथेरेपी है और कुछ कंट्रीज़ में ये फ़िज़िकल थेरापी। हमारा जो हायर एजुकेशन का जो वहाँ पे करिकुलम है, जहाँ पे जो फिजियोथेरेपी के हिसाब से, तो वहाँ पे जो डिग्री अवार्ड होती है वो है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी। अच्छा। तो हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर यूज़ हो रहा है वो फिज़िकल थेरापी यूज़ हो रहा है। फ़िज़िकल थेरापी बेसिकली तो ये उसमें जो ज़्यादा जो हैं वो फ़िज़िक्स के ही जो आपके लाज हैं या कानून हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे फोर्स है, फ्रिक्शन है, आपका मोमेंटम है, रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा आपकी ग्रेविटी है। हाँ जी, ग्रेविटी। तो ये शायद आम पब्लिक को तो शायद समझ नहीं, आम पब्लिक के लिए मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें मखसूस वर्जिशें और जदीद आलात की मदद से मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनमें ज़्यादातर जो कुछ मैं उसको बयान भी कर देता हूँ, जिसमें सब सर फहरिस्त है जोड़ों का मसाइल, आसाब और पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों में दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो रीढ़ की हड्डी की जो मुड़ जाना या फॉरवर्ड बैंड हो जाना या साइड पे बैंड हो जाना, यानी उसकी जो डिफॉर्मिटीज़ है। इसके अलावा मेडिसिन डिपार्टमेंट से लकवा जो है फालज के पेशेंट हैं, जीबी सिंड्रोम भी शायद लोगों को नहीं पता होगा, जिसमें एक सडनली पैरालाइज शुरू होता है लेग से और वो ट्रैवल करता है ऊपर। और इसके अलावा बहुत सारे ज़हनी और जिस्मानी अमराज जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी अमराज, और जो जेरिएट्रिक हमारी पॉपुलेशन है जिनको हम कहते हैं बुज़ुर्ग क्लास, उनमें मसल का वीक हो जाना, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, ख़ास तौर पे जो पेशेंट हैं डायबिटिक पेशेंट हैं,
तो डायबिटिक पेशेंट में आपको पता है कि डायबिटीज़ ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ है जो आपके पूरे का पूरे जिस्म को अफेक्ट करती है। ये आपके जो है आइज़ को मुतासर करती है, आपका ब्रेन को मुतासर करती है। वो तो चलो अदर डिपार्टमेंट का कंसर्न है। जो हमारा जो फिजियोथेरेपी का पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कंसर्न है वो है हमारे मसल और जॉइंट्स का कमज़ोर हो जाना। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब आपने कहा कि मसल और जो ख़ास तौर पर पहले आपने जिक्र भी किया कि ये जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें होती हैं। जी जी। क्या इसकी मेजर जो आपकी बिंग डॉक्टर जो आपने तहकीक की वो क्या मुरख़ात क्या थे कि जो हम आपस में ही शादियाँ कर रहे हैं, इसकी फैक्टर ये क्या है, या एक नेचुरली उसके पट्टे कमज़ोर कुदरत की तरफ से हो गए, क्या इसकी वजूहत क्या है? अच्छा सल्तान साहब, एक तो आपने ये बड़ा को वास्ट फील्ड है ये। एक तो जेनेटिकल डिजीज़ है जिन पे अभी हो रही है काम जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। अब जो एडवांस जो मेडिसिन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे ही काम हो रहा है पूरी दुनिया में। इसी तरह कि जो है वो डिजीज़ को दुनिया में आने, बच्चा जो दुनिया में आए तो वहीं उससे पहले उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जेनेटिकली सॉल्व किया जाए। उसमें तो डॉक्टर्स या फिजियोथेरापिस्ट का रोल जो कंजेनिटल प्रॉब्लम है उसमें वो कुछ रोल इतना लिमिटेड हो जाता है। ठीक, आप उनकी बात करें। आप जनरल अगर पब्लिक की बात करें, उनके जो मसल के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम जितने भी, या उनका पोस्चर बेहतर नहीं है, उन सब की जो मेन बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि आजकल हम जो है रोबोटिक एरा में या हम मशीनी दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे डेली जो है नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, एंड्रॉइड पे बच्चे लगे हुए हैं, नई मशीनरी आ रही है, वो मशीनरी ने नो डाउट हमें हमारी लाइफ को बहुत आसान फरमाया किया है उसने। अभी हमारे लिए ट्रैवलिंग आसान है, हमारे लिए वर्किंग काम करना, हमारे पास अगर शॉर्ट टाइम है तो फिर हम कम्युनिकेट हम उस शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। अगर कोई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं हमारी बॉडी। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ ही मैं आ रहा हूँ कि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज हो गया। जी जी। हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, हमारी सोने की हैबिट्स चेंज हुई हैं, हमारी जो है सुबह उठने की हैबिट्स चेंज हुई हैं, हमारा जो वर्क स्टेशन था उस पर स्ट्रेस बढ़ा है। जैसे जैसे हमने अगर ये गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं या मशीन यूज़ कर रहे हैं या ये नए लाइफस्टाइल में हम ज़िंदगी गुजारें, पहले ये होता था कि सिंपल लाइफस्टाइल होता था। सिंपल लाइफस्टाइल में आप थोड़े बजट के साथ बहुत अच्छा गुजारा कर लेते थे। अब आपने बजट बढ़ा दिया, आपको जो है मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसके लिए भी पैसे चाहिए, आपने उसको चार्ज करना है। फिर यह है कि आपने मोबाइल ख़रीदना भी है, उसकी रिपेयरिंग भी करवानी, बाकी भी ऐसे गैजेट्स हैं जो आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। तो उस वजह से बहुत सारे ज़हनी और जिस्मानी अमराज पैदा हुए हैं। पहली बात तो यह अगर ये ज़हनी और जिस्मानी अमराज जो हैं इनको अगर बर वक्त एड्रेस ना किया जाए या इनका तदारक ना किया जाए तो यह फर्दर लाइफ में जाके ये बहुत इसके मोहलक असरात सामने आ रहे हैं। और वो हम देख भी रहे हैं। अभी आपके साथ हम मुख्तलिफ एज ग्रुप्स मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ एक रिसर्च भी डिस्कस करना चाहूँगा जो भी इंटरनेशनली पब्लिश हुई है। अभी हम समझते हैं कि शायद हमारा कुछ लोगों का जो फिजियोथेरेपी के बारे में जानते हैं वो कुछ उनका कंसेप्ट भी यही होगा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग जो वो आते होंगे जब आप 50 होते होंगे, बुज़ुर्ग होते होंगे, उनके मसल वीक हो जाते होंगे, बोन वीक हो जाती होंगी, या उनके कमर में दर्द हो जाता, कमर झुक जाती होगी। तो वो मैं आपको एक साथ एक रिसर्च इंटरनेशनली जो पब्लिश हुई है उसको शेयर करना चाहूँगा। उस रिसर्च के मुताबिक जो आपके जो 6 साल से लेके जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनमें 30% बच्चों को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और जो आपके जो 16 साल से लेके 25 साल तक जिसको हम यंग एज ग्रुप कहते हैं, यंगर एज ग्रुप, 18 एज कह लें या थोड़ा सा उससे यंगर एज ग्रुप में एंटर हो रहे होते हैं, तो उनमें 16 साल से 25 साल तक के जो लोग हैं उनको 42% लोगों को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। राइट सर। और इससे ऊपर वाला जो एज है ग्रुप है जो अभी यंग हैं और यंग से आगे जा रहे हैं, मिडिल एज या उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, 26 साल से लेकर 40 साल तक के जो बंदे हैं उनमें आप उनमें परसेंटेज देखें तो वो 56% लोगों को जो है वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इससे ऊपर जेरिएट्रिक ग्रुप्स है जो इसको हम बुजुर्ग ग्रुप कहते हैं, तो उनमें से जो है हर 10 बंदों में से 7 बंदों को जो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसको विज़िट करना कितना ज़रूरी है। अगर आप इसको टाइमली विज़िट कर लेते हैं तो हम उन पर सबसे ज़्यादा तो उनके पोस्चर पे काम करते हैं।
अभी आप देख लें कि यहाँ पे अभी नई नई टर्म्स जो है वो सिर्फ पोस्चर की वजह से और जो नए जो गैजेट्स आए हैं, नए नए जो इक्विपमेंट्स आए हैं उनकी वजह से अब जो है नेक सिंड्रोम एक है जिसको हम आजकल कहते हैं मोबाइल नेक सिंड्रोम। ये एक प्रॉपर टर्म अब यूज़ होती है कि मोबाइल के बेजा इस्तेमाल की वजह से आपके सर्वाइकल का या आपके नेक का जो है वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहा है। अच्छा। उसके बाद जो है दूसरी सेकंड वन जो है वो आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का यूज़ है। तो उसको हम आजकल कहते हैं कि जो आपका आईटी बैकएक या फिर कंप्यूटर बैकएक जो है। तो ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये सबसे पहले आपके बैड पोस्चर से शुरू होते हैं। राइट सर। बैड पोस्चर आपका जो है वो स्टार्ट होता है आपके अर्ली मॉर्निंग से, आप बल्कि उससे पहले भी आप कहें कि रात को ठीक आप कैसे सोते हैं, ठीक, आपका बेड कैसा है, ठीक, ख़ास तौर पे आपका पिल्लो कैसा है। राइट। अगर आपका पिल्लो कंफर्टेबल नहीं है, अभी इसमें एक और भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे जो पॉपुलेशन है वो जर्ड की शिकार है। जर्ड एक मैं समझूँ कि वो मैदे का एक प्रॉब्लम है जिसको हम जर्ड कहते हैं। तो उसमें उससे बचने के लिए लोग जो हैं उनको बल्कि डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आप जो है ना सर ऊंचा रखें। राइट। अब पेशेंट करता क्या है कि या बहुत अबीज़ पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में भी मुश्किल है तो उनको कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं या जो चेस्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आप अपना जो है ना सर ऊंचा रखें और उससे उसमें ज़्यादा सांस लेने में थोड़ी सी ईज़ हो जाती है। सर आपका जब ऊंचा होता है तो फिर आपका ज़्यादा स्टमक कंटेंट जो है वो डायफ्राम जो है ऊपर ज़्यादा नहीं उठता, तो आपको वो उतनी जलन का प्रॉब्लम, हार्ट बर्न भी कुछ कम हो जाता है। लेकिन उसमें जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि वो दो दो तकिए रख के नीचे नेक के तो वो सर अपना ऊंचा कर रहे होते हैं, जबकि ये भी गलत है। आपने ज़ाहिर उसको कोप तो करना है अपनी डिजीज़ को। आपको आपके डॉक्टर ने भी कहा कि बेड हेड जो है वो ऊंचा कर लें। बेड हेड ऊंचा करने का मतलब ये है कि आपने पिल्लो ऊंचा नहीं करना, आप बेड हेड के नीचे जो है पलंग के नीचे कुछ चारपाई सोते हैं, चारपाई पे सोते हैं या बेड पे सोते हैं तो उसके नीचे कुछ चीज़ ऐसी रख लें, उसको रेज़ करें, बजाय इसके कि आप अपने सर के नीचे या गर्दन के नीचे कोई ऐसी चीज़ रख लें जिससे आपकी गर्दन जो है वो फ्लेक्शन में चली है। याद रखें जब भी आप फ्लेक्शन पोस्चर में जाएंगे तो आपका ये जो है ये रॉन्ग पोस्चर हो जाएगा और जो जितनी भी प्रॉब्लम आपके मसल के स्टार्ट होते हैं, आपके जॉइंट्स के स्टार्ट होते हैं, ये सब के जो है इसकी इब्तिदा आपके बैड पोस्चर से होती है। सर बड़ी डिटेल से आपने तफसीलन बताया, बैड पोस्चर पे हमने बात की। अब ये पोस्चर जो है एक तो हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे को, अगर आप जैसे कि छोटी एज में आपने बताया तकरीबन 30% है, फिर आगे 42% है, इसी तरह जी एज के हिसाब से आपने उसे क्लासिफिकेशन भी उसकी की। अब बच्चों को ज़्यादा रोकने से भी कहते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है और पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन बच्चे अब पढ़ने के लिए भी झुकते हैं और वैसे भी मतलब आप मोबाइल लैपटॉप जो भी चलाना है तो इसको बेहतर करने के लिए आप क्या कोई गैजेट्स हैं, कोई इसके टूल्स हैं वो यूज़ करें या एक्सरसाइज? इसमें तो जो है ना भी आपने जैसे कहा बच्चों में सबसे ज़्यादा जो पोस्चर उनका जो उनकी पोजीशन ख़राब कर रहा है, जो हमारे पास अभी आते हैं रूटीन में बच्चियाँ 13-14 साल की 15 साल की एज में उनको बैकएक स्टार्ट हो जाती है। हालांकि आप पीछे चले जाएं, अभी 25 से 30 साल पीछे चले जाएं तो मेरे ख्याल में कंसेप्ट ही नहीं था कि 50 साल से नीचे वाले बंदे किसी को बैकएक हो सकता था। अभी वो या जॉइंट का प्रॉब्लम, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल बहुत अच्छा कि इसी तरफ मैं आ रहा हूँ। तो ये उसके लिए तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो मेरे ख्याल में जो हैवी बैग्स हैं बच्चों को, वो उसकी वजह से वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके स्पाइन के, क्योंकि अभी बच्चे वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो इतना वो भारी बैग होता है कि सप्तान साहब मेरे ख्याल में वो भारी बैग शायद क्योंकि मेरी बेटी अभी क्लास 5 में पढ़ती है तो वो मैंने उसका बैग अभी एक हाथ से मैं सिंगल हैंड से उठाना चाहूँ तो वो मुझे मुश्किल होती है। और उसमें हम ये तो नहीं कि चलो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो पॉलिसी साज हैं कम से कम स्कूल में कोई कैबिन्स बना दें, जो पॉलिसी साज हैं वही पॉलिसी बनाएंगे कि ये इतना बर्डन जो है वो बच्चों को उनके उसमें मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में ज़रूर है, हम उनको बच्चों को इतना काउंसल ज़रूर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं और उसमें मेरे ख्याल में बच्चे माइंड भी नहीं करेंगे। आप जब भी बच्चे को बैग लेके दें जिसमें वो बुक्स डालता है तो ऐसा बैग लेके दें जिसके दोनों तरफ स्ट्रैप हो। आप जब भी बच्चे को घर से निकालें तैयार करें तो उसको एक तो वापसी पे भी उससे गाइड करें कि वो दोनों तरफ स्ट्रैप डाल के
जो है वो एक बैक शोल्डर पे ना करे, दोनों पे करे। उस दोनों में करने का फ़ायदा ये होगा कि वज़न जो है आपका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसमें जो बच्चे एक साइड पे सिंगल हैंडेड जो है वो बैग पकड़ते हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो एक साइड पे लीन हो जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक साइड पे जैसे ही वो वज़न डलता रहेगा, 1 या 2 दिन में तो वो नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बच्चे ने ज़ाहिर पढ़ना है, अभी उसने 8 से 10 साल कम से कम एटलीस्ट मैट्रिक क्लास तक तो बच्चों को वो सख्ती भी करते हैं स्कूल वाले कि सारी की सारी वर्क बुक्स भी लेके आएँ, दूसरी बुक्स भी लेके आएँ। तो इस एरा में जो है वो बच्चे अगर सिंगल हैंडेड उनकी आदत हैबिट बन गई है तो उसकी वजह से स्कोलियोसिस एक स्पाइन की डिजीज़ है जिसमें एक तरफ जो है रीढ़ की हड्डी जो एक तरफ वो बेंड हो जाती है। तो वो उसके भी इशू हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने एज ग्रुप सबसे हम पहले स्टार्ट भी जो है वो बच्चों से शुरू करते हैं जी। तो बच्चों में जो है अब आजकल जो है वो फुट की डिफॉर्मिटीज़ भी बाई बर्थ आ रही है, पैदाइशी तौर पे उनके पाँव टेढ़े होते हैं। अब उसमें जो अच्छे सेटअप में है जहाँ पे जो गायनी का डिपार्टमेंट चल रहा है तो वहाँ पे अमूमन यही होता है कि जब बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है तो वहाँ पे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास एक विज़िट ज़रूर करवाते हैं उसी वक्त इमीडिएटली। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है आपका वो सारा बच्चों को एग्जामिन करता है और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसी वक्त उसको एड्रेस भी किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है। अगर उसके पाँव टेढ़े हैं तो बेसिकली वो हमारा तो उस वक्त रोल नहीं होता, वो आर्थोपेडिक सर्जन को रेफ़र करते हैं। आर्थोपेडिक सर्जन अब ये करता है कि उसको वो प्लास्टर कास्ट लगा देता है, वो 6 से 8 हफ्ते के लिए वो प्लास्टर कास्ट रहता है। अब प्लास्टर कास्ट में कई दफ़ा जो है वो जो बच्चे का पाँव है वो पूरे का पूरा वो सीधा नहीं होता जी, वो कुछ ना कुछ है ना डिग्री वो भी कुछ बैंड होता है या कुछ बच्चों का हो भी जाता है। लेकिन अब ये है कि वो जो पेरेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि आफ्टर प्लास्टर जो 6 या 8 हफ्ते उसको हम प्रोलॉन्ग तो नहीं कर सकते। अगर उसमें थोड़ा सा उसमें फ़र्क है तो उसको लाजमी विज़िट करवाएं। ठीक। अच्छा, सेकंड जो है कंडीशन जो फ़ौरन आफ्टर बर्थ जो है वो नज़र आती है वो ये है कि आपके कंधे और नेक के दरमियान में अगर डिलीवरी के दौरान हल्का सा स्ट्रेच हो, जैसे फोर्सेस डिलीवरी में हो जाता है अक्सर, तो वहाँ पे आपकी जो एक नर्व है वो प्रेस हो जाती है जिसकी वजह से एक बाजू जो है वो काम करना छोड़ देता है बच्चों। इस कंडीशन को हम जो है वो अज़ पॉलिसी कहते हैं, जिसमें बच्चे की पोजीशन जो है वो पेरेंट्स को तो शायद कुछ महीनों के बाद पता चलता है, लेकिन क्लिनिशियन जो है वो डॉक्टर जो है वो फ़ौरन उसको एग्जामिन कर लेता है। तो उसमें अगर वो ऐसे बच्चे हमारे पास फौरी तौर पे आ जाएं तो वो उनको हम जो है कुछ एक्सरसाइजेज और उसमें के साथ पोजीशनिंग प्रॉपर बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, अब आते हैं क्योंकि माशाल्लाह बड़ी डिटेल से आप बता रहे हैं, जी चाह रहा है कि आपके पास ज़्यादा इसको लंबा किया जाए, लेकिन क्योंकि हमने इसको समेटना है उस गुफ्तगू को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देने, फिर इंशाल्लाह डिटेल इंटरव्यू इसके ऊपर भी करेंगे। जो आप बता रहे हैं बहुत काम की बातें हैं, ये बिल्कुल इस पर डिटेल इंटरव्यू और प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद बताया कि फ़िज़िकल थेरेपी है, मतलब 2 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है इन चीज़ों को। तो क्या यहाँ पे जब वो आते हैं तो आप उनको किस तरह एग्जामिन करते हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? अच्छा, इसमें पतान साहब 2 तरह के पेशेंट हमारे पास डिपार्टमेंट को विज़िट करते हैं। एक तो वो ज़्यादातर मेजॉरिटी तो पेशेंट ऐसे हैं जो सारे जहाँ पे आपको पता है कि लिटरेसी रेट और थोड़ा सा जो अवेयरनेस का है वो इशू है अभी। लोगों को फिज़ियोथेरेपी का, डायरेक्ट फिज़ियोथेरेपी का इतना पता नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस जो है वो अभी भी जो है वो क्वेश्चनेबल है। जी सर। तो उसमें ज़्यादातर जो है वो फिज़ियोथेरेपी के जो पेशेंट हैं वो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रेफ़र्ड होते हैं। ठीक। उसमें जो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन होता है या कोलैबोरेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें टॉप अगर आप कह लें तो वो आर्थोपेडिक सर्जरी है। ठीक। आप फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट को उसकी टीम का आर्थोपेडिक जो एक डिपार्टमेंट है उसका पार्ट ऑफ एक कह लें, उसको पार्ट कह लें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि फिज़ियोथेरेपी जो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है वो कंप्लीट ही नहीं होता जब तक उसमें आर्थोपेडिक सर्जन, आपका फिज़ियोथेरेपिस्ट और उसके अलावा आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने वाले, प्रोस्थेटिक्स वाले उनको कहते हैं हम, जो मुख्तलिफ़ किस्म की आपको स्पोर्ट्स चाहिए होती हैं, सर्जिकल शूज़ चाहिए होते हैं पाँव को करेक्ट करने के लिए। तो ये एक पूरा टीम वर्क है आर्थोपेडिक सर्जरी का। नेक्स्ट जो है हमें न्यूरो सर्जरी से जो है ना बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रेफ़र्ड होते हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से बेसिकली तो हमें जो एक तो ट्रामा वाले आते हैं, हेड इंजरी वाले पेशेंट जो हैं,
वो आते हैं। हेड इंजरी होगी, उसके बाद पैरालाइज हो गया, उसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट हैं वो आते हैं, या मुख्तलिफ उसमें जो है अगर किसी के खुदा न खासा एक्सीडेंट हुआ है, पैराप्लीजिक्स हो गया, नीचे वाली दोनों टांगें काम करना शुरू हो गई, या स्पाइन की जो भी सर्जरी है, आफ्टर सर्जरी जो है वो हमें पेशेंट रेफर्ड होते हैं। थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो है मेडिसिन डिपार्टमेंट। ठीक, मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमें रेफर्ड होते हैं पेशेंट, मुख्तलिफ वैरायटी है उसमें। डायबिटीज़ के पेशेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट विज़िट करते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं एक मैसेज भी कहूँगा, डॉक्टर्स गाइड भी करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो उनको दो चीज़ों का स्पेशली केयर करनी चाहिए। एक तो खैर वो हाथ और पाँव का तो वो डेफिनेटली उनको करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाए, या क्योंकि ये कंप्रोमाइज़ होता है डायबिटिक पेशेंट में ब्लड सर्कुलेशन जो है डिस्टल पार्ट में, डिस्टल पार्ट जैसे आपका पाँव आ जाता है जी। दूसरा जो है उनका जो सबसे वल्गर जॉइंट, अगर हम जॉइंट को करें कंसीडर, तो वो शोल्डर जॉइंट है। ठीक, फ्रोज़न शोल्डर जो है या कंधे का जाम हो जाना शुगर पेशेंट में, ये इसकी प्रेवलेंस रेट जो है ये इसका होने का चांसेस जो 85% है, और ये रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। ठीक, तो इसके अलावा मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, चेस्ट फिजियोथेरापी के पेशेंट हैं जिनको चेस्ट में या लंग्स में प्रॉब्लम होता है तो वो रेफर्ड होते हैं। इसके अलावा जनरल सर्जरी से हमें पेशेंट रेफर्ड होते हैं। उनका ट्रीटमेंट जो है अद्वियात के ज़रिए, एक्सरसाइज, क्योंकि बेसिकली हमने समझाना है। जी। तो ये बताइएगा कि एक्सरसाइज फिजिकली आप उनकी थोड़ी सी करवाते हैं, साथ चीज़ें उनको पोस्टर ठीक करने के लिए बताते हैं, ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते हैं? अच्छा, इसमें एक मैं उनका माइंडसेट पेशेंट का यह क्लियर भी करना चाहूँगा कि इसमें जो है ना एक टीम वर्क है। राइट सर। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट, इवन ऑन्कोलॉजी है, कैंसर डिपार्टमेंट है, उनकी रिकमेंडेशन पे कुछ ना कुछ उनकी जो फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आया, हमें डायबिटीज़ का ही आया पेशेंट, राइट, तो सारे डायबिटिक पेशेंट है, उसके साथ वो हाइपरटेंसिव भी मे भी हो, या उसके साथ कुछ और भी इशू चल रहे हों, शायद मे भी कि हाइपोथायराइडिज्म चल रहा हो, या कुछ और डिजीज़ें चल रही हो, डिमेंशिया चल रहा हो, राइट, तो वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन ट्रीटमेंट जो है उसकी वो साइड बाई साइड उनकी वो चलती रहती है। हमें वो जिस काम के लिए, मकसद के लिए वो भेजते हैं, मसलन अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसने हमें भेजा है, उसका फ्रोज़न शोल्डर है, एक कंसल्टेंट ने हमें भेजा है, तो हम वर्कआउट करते हैं उसके शोल्डर को मोबिलाइज़ करने के लिए। राइट, उसके शोल्डर को मोबिलाइज़ करने के लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो फिज़िकल थेरापी है ये बेसिकली आपके फ़िज़िक्स के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे काम करती है, जिसमें यह है कि वर्कलोड, ग्रेविटी, रेजिस्टेंस, जो प्रिंसिपल है लीवरेज का जो है प्रिंसिपल, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं। राइट, असेसमेंट करने के बाद उसका जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री उसकी देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री उसका ज़ाहिर है, उसमें कुछ इंडिकेशंस होंगी, कुछ अंडर इंडिकेशंस होंगी, कुछ प्रिकॉशंस भी होंगी पेशेंट की। उसके हवाले से हम उसको असेसमेंट करने के बाद हमारे एक टिपिकल फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं, हम फिज़िकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं पेशेंट को लटा के मुख्तलिफ पोजीशंस में उसके मसल और उसकी जॉइंट पे। ठीक, वो फिज़िकल टेस्ट अप्लाई करने के बाद हम एक पर्टिकुलर उसका डायग्नोज बनाते हैं। राइट, फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो उसका डायग्नोज हो गया, वो वार्ड से आया है, एक उसका डायग्नोज है डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंसिव है, वो भी हिस्ट्री आ गई, फिर उसके या उसकी सर्जरी हो गई है। जी। अब उसके बाद हम जो उसकी डायग्नोज बनाया, तो उसके बाद हम सबसे पहले उसका जो है एक गोल, सर्टन गोल जो है वो सेट करते हैं। सेटर गोल में यही होता है कि इस पेशेंट को रिहेबिलिटेट हमने करना है, इसका पहले वीक में हमने क्या करना है, सेकंड वीक में क्या हमने करना है जी। और इसका अल्टीमेटली गोल कितना है, ये इसको हम कितना इसको बेहतर कर सकते हैं और कितने ड्यूरेशन में हम कर सकते हैं, ये एक एस्टिमेट होता है। वरना तो आपको पता है शिफा तो अल्लाह ताला देता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला ने शिफा देनी है। बिल्कुल, वो हम जब वो एक प्लान उसके बाद गोल बना लेते हैं, तो उसके बाद हम फिज़िकल थेरापी प्लान बनाते हैं। ठीक, वो फिज़िकल थेरापी प्लान हम उस पेशेंट को ब्रीफ करते हैं। ठीक, उसके बाद हम पेशेंट से एक जो है ना वर्बल एक उससे परमिशन लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा एथिकल है पूरी दुनिया में, एक स्टैंडर्ड एक मेथड है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिनको हम SOPs कहते हैं, वो भी फॉलो किए, उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में एक ख़तरनाक डिजीज़ जो है वो कोविड, हाँ जी, उसने काफ़ी वो उसकी वजह से जो है SOPs
बहुत ज़्यादा SOPs जो हैं वो चेंज हुए हैं। राइट। ट्रीटमेंट के हवाले से भी हम SOPs को फॉलो करते हैं और उसके बाद जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें 2 पार्ट हैं जो फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के हवाले से। सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि इसको जो है ना इलेक्ट्रोथेरेपी एक पार्ट ऑफ फिज़ियोथेरेपी है। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जदीद जो हैं वो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं टू फैसिलिटेट मसल को फैसिलिटेट करने के लिए, जॉइंट को फैसिलिटेट करने के लिए। और उसके बाद जो है हम उसमें मुख्तलिफ़ रेज़ेस हैं, जैसे इंफ्रारेड रेज़ हैं, जैसे डायथर्मी है, जैसे माइक्रोवेव है, इसके अलावा बहुत सारी और भी रेज़ेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड जो है हम उसको एक प्लान बनाते हैं कि ये हमने ये यूज़ करना है इलेक्ट्रोथेरेपी में। ठीक। इसके अलावा इसमें कुछ करंट्स भी यूज़ होते हैं। करंट्स बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो 3 टाइप्स के करते हैं। इसमें लो फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट हैं और हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड जो है वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है एक एक्सरसाइज का उसका प्लान उसके बाद तरतीब देते हैं। वो एक्सरसाइज प्रोग्राम से हम पेशेंट को यहाँ पे करवा देते हैं। एक हम उसको होम प्लान जो है वो घर पे भी जाता है। हमारे पास वो पेशेंट आता है तो वो आपको पता है हाफ़ एन आवर का सेशन वो यहाँ से लेता है। ठीक। तो बाकी 23.5 घंटे जो है वो घर में है। उस प्लान में बहुत सारे हम चीज़ें फैक्टर जो हैं वो भी उसको आप डिस्कस करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक। उसमें सबसे पहला जो हम स्टार्ट लेते हैं वो हम सबसे पहले रीएश्योरेंस करते हैं पेशेंट की। रीएश्योरेंस जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हौसला अफजाई जिसको हम आप अल्फाज में कह लें कि पेशेंट को एक ज़ाहिर है पेशेंट कोई भी डिज़ीज़ है, एक साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि जो भी डिज़ीज़ थोड़ी सी लिंगर ऑन होगी, स्पेशली जो डिज़ीज़ आपके 1.5 से 6 से 8 हफ्ते तक आपके साथ परसिस्ट करेगी या 4 से 8 हफ्ते परसिस्ट करेगी, आपको उसमें डिप्रेशन का एलिमेंट उसमें लाजमी आ जाएगा। आदमी थोड़ा सा मायूस भी होता है, और यार ये अब ठीक नहीं हो रही, तो अब ये है कि मुझे लगता है कि इसके साथ ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। रीएश्योरेंस करते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है, जो फिज़ियोथेरेपी में अभी मेरी इतनी जो एक्सपीरियंस हुआ है, हम सबसे पहले उससे पूछते हैं उसके वर्क स्टेशन के बारे में। ठीक। जो वहाँ पे वो काम कर रहा है, अगर मेल है, अगर फीमेल है तो हम उसके बारे में उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं घर के फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं टिप आपको बताना चाहूँगा। जो आप हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो किचन में काम करती हैं, जिनके नीज़ में पेन होता है, ज़्यादा वेट बेरिंग जॉइंट है, किसी भी एज में शुरू हो सकता है, नी में पेन है या हिप में पेन है, तो वो एक छोटा सा मैं टिप बताता हूँ उनको कि वहाँ पे वो फुट रेस्ट रख लें, एक छोटा सा। आप कुकिंग कर रही हैं, आप एक पाँव फर्श पे रखें, एक पाँव उस फुट रेस्ट पे रख लें। ठीक। अब 5 मिनट या 4-5 मिनट के बाद उस दूसरा पाँव उस पर रख, उसमें होगा क्या कि जो आपके जो हिप जॉइंट है, जो आपका नी जॉइंट है और आपका एंकल जॉइंट है, ये आपके वेट बेरिंग जॉइंट है। आपका वज़न जो है हेड से ट्रांसमिट होगा थ्रू स्पाइनल कार्ड और नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों लेग्स में। ठीक। वो वेट शिफ्टिंग की वजह से आपका कंटिन्यूस जॉइंट्स पे एक जॉइंट पे वज़न नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो वर्क पोस्चर जिनका जो जैसे स्पेशली जो कंप्यूटर वर्क पे काम करते हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जिनका ज़ाहिर है वो इस तरह का काम है कि वो सिलाई का काम करती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप सिलाई मशीन जो है वो अपने टेबल पे रख लें, ठीक, जिसमें आपको झुकना ना पड़े। जो आप मोबाइल ज़्यादा यूज़र हैं या जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा या कंप्यूटर वर्क है, तो हम उनको कहते हैं कि आप कंप्यूटर को जो है उसकी जो उसकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी ऊपर कर लें, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आप एक्सटेंशन पोस्चर में आप ये ना हो कि आप फ्लेक्शन पोस्चर में काम कर रहे हैं। तो दूसरा जो है वो हम सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो पोस्चर करेक्शन पे। राइट सर। अच्छा, उसके बाद फिर हम टिपिकल एक्सरसाइजेस पे आते हैं। ठीक। आपको पता है कि पूरी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, इसमें कुछ एगोनिस्ट मसल हैं, कुछ एंटागोनिस्ट मसल हैं, कुछ जो है वो काम को कुछ प्राइम मूवर हैं। प्राइम मूवर जो है वो काम को स्टार्ट करते हैं, उनका काम है स्टार्ट करना। उसके बाद जैसे मैंने अभी शोल्डर यहाँ से उठाया तो यहाँ तक एक मसल है सुप्रास्पाइनेटस, उसने उसको लेके आया। अब उससे ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ तो
सेकंड मसल है जिस राइट। यहाँ से इनिशिएट किया उसने मूवमेंट और उसके बाद दूसरे मसल ने ऊपर ले गया। ये मुख्तलिफ मसल ग्रुप्स हैं। ठीक। तो हम देखते हैं असेसमेंट के ज़ाहिर जैसे आपको मैंने पहले बताया कि असेसमेंट हमारी हो जाती है तो कौन सा मसल ग्रुप जो है वो वीक है, उसके ऊपर काम, कौन सा मसल जो है वो स्ट्रेंथन है। ठीक। जो वीक मसल है हमने बेसिकली उस पर काम करना है। ठीक। जो स्ट्रेंथन मसल है उसको हमने ऐसा करना है कि वो कोऑर्डिनेट करे, कॉप करे, जो वीक सपोर्ट करता रहे। सर बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई, यकीनन एक दोबारा नशिस्त रखेंगे और जब सोशल मीडिया पे जो जाएगी लोगों को फीडबैक भी बताएगा, उस पर भी आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। दोबारा नशिस्त डॉक्टर साहब के साथ रखेंगे। रेडियो रिपोर्ट के थ्रू हमें मैसेज टेलीफोनिकली भी आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। जाते जाते क्या पैगाम देंगे? दुनिया भर में ये वीडियो भी जाएगी, रेडियो रिपोर्ट में नशर होगी। जी, मैं पैगाम मेरा यही होगा कि जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, जो यंगस्टर से आगे एज में हैं, वो अपने स्पेशली जो वर्क कर रहे हैं, जो घर में हैं, वो अपने पोस्चर, अपनी पोजीशन जो काम करने का है उसको लाइट ना समझें। क्योंकि अगर आपने उसको लाइट लिया तो फिर आगे जाके वो आपके लिए जो है परेशानी भी बनेगी। खुदा न खास्ता मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार भी होने का चांसेस होता है और बाज़ केसेस में जो है वो आप मुस्तकिल माजूरी की शक्ल में भी सामने आ सकता है। तो ये जो नई ये एक मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। आप अगर जिसकी फैमिली में कोई भी किसी भी छोटे बच्चे को इशू है, क्योंकि हमारे कुछ नाज़ बन गई हैं कि जहाँ पे अगर कोई फिज़िकली और मेंटली एक बच्चा जो है वो डिसेबल हो गया है, तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि आप अगर डिसहार्ट ना हो, अगर आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन आपको कहता है कि ये जो है ये बच्चा आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगा, कुछ लोग काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें एक मैसेज मैं उन पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि जिनको अल्लाह ताला ने एक आजमाइश के लिए चुना है, ज़ाहिर उनके बच्चे अगर फिज़िकली और मेंटली ठीक नहीं है, तो आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। आप किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाएं, वहाँ उनके साथ जो है ऑक्यूपेशनल सेंटर भी काम कर रहा होता है। आप जो है वो ये ना कहें कि हमारा बच्चा जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, ये एक यूज़लेस सिटीज़न बन के रह जाए। आप ज़ाहिर हमारा एक सर्टन गोल होगा उस बच्चे को रिहेबिलिटेट करके उसको एक मुफीद शहरी बनाने के लिए। तो अगर एक बच्चा जो है वो करवट भी नहीं ले सकता और ख़ुद से वो फीड भी नहीं कर सकता, अगर वो इस काबिल भी हो जाए कि वो अपनी सिटिंग करके अपनी फीड ले ले, तो मेरे ख्याल में आपके लिए वो ब्लेसिंग है। और अगर वो बच्चा उससे बेहतर, उससे बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वाशरूम तक चले जाते हैं, तो कम से कम जो ऐसा बच्चा जो हैंडीकैप हो के बिस्तर पे लेटा हुआ है और आपने उसको लेट कर दिया कि ये बच्चे की ट्रीटमेंट तो है नहीं, इसलिए हम इसको किसी भी डॉक्टर के पास ले जाने का इसको फ़ायदा नहीं है, तो वो मेरा आप लोगों को एक मशवरा है कि आप लोग फिज़ियोथेरेपी जो है उसमें एक दफ़ा उनको विज़िट ज़रूर करें। इसके साथ ही जैसे आपने बच्चों को के लिए ये मैसेज है, ये जो जेरिएट्रिक हमारी जो पॉपुलेशन है, जो बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा असासा हैं और जन्नत में जाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमें तो बताया गया है, रिलीजियसली हमारा इस्लाम दीन बताता है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को सुबह उठ के एक दफ़ा मुस्कुरा के भी देख लिया तो आपको एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो उन पे तवज्जो दें, ये ना समझें कि अब उनकी एज 80s में होगी या 80+ में हो गए हैं, तो अब उनको किसी जो है उनकी एज इतनी है कि बस वो उठें और अपना खाना वाना पीना खा लें और उनको वो डिपार्टमेंट, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो है अभी भी काम हो सकता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर भी हो सकती है। तो मेरा मशवरा एक और भी आपके लिए होगा कि अपनी डाइट जो है उसको ज़रूर इम्प्रूव करें। स्पेशली जो लोग कहते हैं कि हम अच्छी डाइट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उसमें ये हो सकता है कि आप ठीक है डाइट जो आपको अफोर्ड होती है वो ले लें, तो कुदरत की तरफ से भी कुछ डिस्काउंटेड पैकेजेस आपके लिए होते हैं हर महीने। उसमें मेरा मशवरा ये है कि आप जो है वो महंगा फ्रूट अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो पूरे साल में हर महीने में कोई ना कोई ऐसा फ्रूट ज़रूर होता है वो चीप होता है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बजाय इसके वैरायटी ऑफ फूड खाएँ, जो एक अवेलेबल आपके पास फ्रूट है उस महीने का, उस महीने में उस फ्रूट को टका के खाएं। अगले महीने में अल्लाह ताला एक और डिस्काउंटेड प्राइस वाला फ्रूट भेज देगा आपके पास, वो खा लें। तो ऐसे पूरी आपकी जो है वो नीड पूरी होती रहेगी। इसके साथ अगर आप फिर भी फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते तो हमारे पास कैरेट है, जिसको जो आप कह लें कि गाजर, आपके पास शलजम है,
तो जो ये रिसोर्स है, आप एक शलजम खा लें और एक सेब खा लें तो मेरे ख्याल में एक जैसी आपको जो है वो कैलोरीज भी मिलती है और ताकत भी मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपका कोई खर्च नहीं। जैसे मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि आप किसी से भी अखलाक से पेश आएँ, तो अखलाक से पेश आने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप अपनी उठने बैठने की पोजीशन बेहतर कर लेंगे तो इस पर आपका कोई खर्च नहीं है। लेकिन ये आप अगर ये बेहतर रखेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होगी। बाकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो अल्लाह के हाथ में है, जितनी ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगी है। लेकिन जब तक जिए, ये मतलब मेरा एक मैसेज है आप लोग सब लोगों के लिए कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़रूर काम करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी परेशानी बताई। जी सामने नाजरीन, आज का खसूसी प्रोग्राम आपने देखा और सुना। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नज़र हुसैन साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरापिस्ट DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा। खसूसी इंटरव्यू था, यकीनन आपके कमेंट्स बताएंगे। दोबारा भी डॉक्टर साहब के साथ एक नशिस्त करेंगे और इससे तफसील से हम बात करेंगे। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तैम बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों और अपने गिरदों का खास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह।